हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 वालों के लिए बोर्ड सीबीएसई सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 1 चैप्टर नेम सेट्स और ये है पार्ट 3। क्लियर है? ऐसे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं क्लास 11 के, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप जरूर हमारा वीडियो देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैप्टर पर बना हुआ। क्लियर है? तभी आपको समझ में आएगा। वो कैसे मिलेगा? आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल में जाना है और वहां पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगा। उस प्लेलिस्ट में आप क्या करेंगे, क्लास 11 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 1 और सेट्स सर्च करेंगे। उसमें ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अपलोडेड हैं। उनको पहले आप अच्छे से समझिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए कि सर हमें ये प्रॉब्लम था पार्ट 1 वाले वीडियो में और ये प्रॉब्लम था पार्ट 2 वाले वीडियो में। मैं जरूर आपका जो प्रॉब्लम है उसको जरूर मैं सॉल्व करूंगा। क्लियर है? आज का हमारा टॉपिक जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो है टॉपिक्स टू बी कवर्ड। क्या क्या है हमारा? आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, एम्प्टी सेट्स, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट्स। इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि आप अभी अपने स्टडी रूम में होंगे, ठीक है, और टेबल चेयर में बैठे होंगे। आपके पास एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक होगा मैथ्स का, अच्छी क्वालिटी की सेपरेट मैथ्स की नोटबुक होगी और अच्छी क्वालिटी की पेन होगी। ठीक है, आपको अपने टेबल चेयर से तब तक नहीं उठना है जब तक कि ये हमारा पूरा वीडियो समाप्त ना हो जाए। चाहे वीडियो 1 घंटे का बने या 1 घंटे से पहले का बने या 1 घंटे का बाद का बने, ताकि आपका सिटिंग हैबिट बनी रहे। क्लियर है? और आप साथ में जरूर एक बॉटल क्या बोलते हैं बॉटल रख लेंगे, ताकि आपको अगर पानी प्यास लगता है तो आप अपनी जगह से उठे ना। क्लियर है? और मैं चाहता हूं कि आप अपनी जगह में पूरा ईमानदारी के साथ और पूरा कंसंट्रेशन के साथ पूरा वीडियो को ध्यान से समझें, देखें और बकायदा नोट डाउन करें पूरे पॉइंट्स को। मैं आपको क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लियर है? क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो वीडियो से रिवीजन नहीं करना है, उसके पहले आपको जितने बार वीडियोस देखना है आप वीडियोस देख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे तो आप अपने नोट से रिवीजन करेंगे। इससे क्या फायदा होगा कि आपको कम समय में बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी, समझ में आएंगी, क्योंकि आपके द्वारा खुद बनाया गया नोट्स है और वही चीज आपका काम आएगा। क्लियर है? तो सब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में, मैथ्स की नोटबुक में, ये सपोज आपका मैथ्स का नोटबुक है, आप यहां पर टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में डेट लिखिए। डेट उस दिन का मेंशन होना चाहिए जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्लियर है? उस दिन का क्या डे है वो मेंशन करिए, उस दिन का क्या टाइमिंग है, कितने टाइमिंग में आप देख रहे हैं वीडियो, वो आपको मेंशन करना है। आपके ये नोटबुक है मैथ्स का, उसके टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में। क्लियर है? उसके बाद आप मेंशन करिए क्लास 11 कॉमा बोर्ड सीबीएसई कॉमा सब्जेक्ट नेम मैथ्स कॉमा चैप्टर नंबर 1 कॉमा चैप्टर नेम सेट्स कॉमा और ये कौन सा पार्ट का वीडियो है, तो ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। क्लियर है? और आप टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आज के हमारे लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक्स हम क्या करेंगे, कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो कितने टाइप के सेट्स हम पढ़ेंगे, एम्प्टी सेट के बारे में, सिंगलटन सेट के बारे में, फाइनाइट सेट के बारे में, कार्डिनल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होती है, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है और इक्वल सेट्स क्या होता है। क्लियर है? चलिए इसको फटाफट आप सिस्टमैटिक तरीके से लिख लीजिए अपने कॉपी में। फटाफट डेट मेंशन करिए, डे मेंशन करिए, टाइम मेंशन करिए, क्लास मेंशन करिए, बोर्ड मेंशन करिए,
सब्जेक्ट मेंशन करिए, चैप्टर नंबर मेंशन करिए, चैप्टर नेम मेंशन करिए, कौन सा पार्ट का वीडियो है वो मेंशन करिए, और क्या क्या आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे वो पूरा फटाफट स्पीड से अच्छी क्वालिटी की हैंडराइटिंग में लिख करके फटाफट आप लिखिए, फटाफट लिखिए। चलिए आप लोग फिर अपन वीडियो स्टार्ट करेंगे, फटाफट नोट डाउन करिए। आपके ऊपर दो चॉइस है, या तो मैं जैसे जैसे समझाता हूं लिखते जाता हूं वैसा आप लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो, या तो फिर आप पूरे वीडियो को समझिए उसके बाद लिखिए। आपको जो ठीक लगता है, आपको जैसा सुविधा है वो आप कर सकते हैं। क्लियर है? कोई उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चलिए लिख लिए। चलिए अब इसको मैं रब करता हूं, अब अपन डिटेल से पढ़ेंगे वन बाय वन सबके बारे में। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एम्प्टी सेट क्या होता है। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट क्या होता है उसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो हेडिंग लिखिए एम्प्टी सेट क्या होता है। चलिए तो इसके बारे में लिख दे रहा हूं मैं, क्या होता है, अ सेट which does not contain any element is called an empty set or null set or void set. It is denoted by phi और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। इसका एग्जांपल बता दे रहा हूं मैं। इसका एग्जांपल आप लिखेंगे, कोई सेट ए है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक सच दैट x is a natural number, x is a natural number less than 1, कर्ली ब्रैकेट बंद। समझ में आ गया? चलिए फटाफट लिख लीजिए इसको, फटाफट लिखिए। सो व्हाट इज एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट क्या होता है? तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एम्प्टी सेट क्या होता है तो आपको कैसे बताना है, अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ऐसा कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, या उसी को हम बोलते हैं नल सेट, या उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइड सेट। सो एम्प्टी सेट का अलग अलग नाम क्या है, या तो उसको हम नल सेट बोलते हैं या वॉइड सेट बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाई। फाई इज ए ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक लेटर होता है। क्लियर है? सो इट इज डिनोटेड बाय फाई, या फिर हम कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में यहां पर कुछ भी नहीं लिखना है। समझ में आ गया? तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ए हमने एक सेट अज्यूम किया और हमने क्या अज्यूम किया, एक सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो बताइए ऐसा कोई नेचुरल नंबर आपको पता है क्या जो 1 से कम हो? कोई नहीं है। सो क्या लिखेंगे यहां पर,
a इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, या फिर और करके a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से क्या हो, छोटा हो। तो समझ में आ गया, एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। व्हाट इज एम्प्टी सेट, उसका डेफिनेशन और उसका एक एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया। कुछ भी दिक्कत होता है आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताएंगे कि प्रमोद सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आया, आप दोबारा वीडियो बनाइए ताकि मैं उस प्रॉब्लम को दूसरे वाले वीडियो में आसानी से और समझा सकूं। क्लियर है? तो चलिए ये इसको मैं रब कर देता हूं, अब ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको रब कर देता हूं। अब इस पर बेस्ड हम दो क्वेश्चंस करेंगे, दो क्वेश्चन में कराता हूं। एम्प्टी सेट पर बेस्ड दो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा अभी। चलिए एग्जांपल 1 हम सॉल्व करते हैं। इस पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है which of the following sets are empty sets। ये क्वेश्चन मार्क है। Which of the following sets are empty sets? इसमें पहला दिया हुआ है, पहला पार्ट है set of all even natural numbers divisible by 5, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको लिखना है सेट ऑफ ऑल even prime numbers। थर्ड आपको लिखना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर x such that x square minus 2 is equal to 0 and x is rational, x is rational बोल रहा है, कर्ली ब्रैकेट बंद। फोर्थ कर्ली ब्रैकेट के अंदर x such that x is a point common to any two parallel lines। ये कर्ली ब्रैकेट बंद, समझ में आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, which of the following sets are empty sets, और इसमें से अपने पास 4 इसके क्वेश्चन से 4 सब पार्ट्स हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन एम्प्टी सेट्स है कि नहीं। अब इसका सॉल्यूशन, अब इसका हम क्या देख रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो ये बताइए यहां पर ऐसे कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, बताइए। सो यहां पर क्या होगा, जो पहला आएगा, पहला उसको हम a मान लेते हैं। सो a इज इक्वल टू, अब बताइए कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो उसमें से आएगा 10, 20, 30, 40,
50, ऐसे बहुत सारे आएंगे। मींस पहले का जो आंसर आएगा सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, तो क्या क्या आएगा जो कि 5 से डिविजिबल है, तो वो कौन कौन सा आएगा, 10 आएगा, 20, 30, 40, 50 अप टू सो ऑन। समझ में आ गया। सो इसका मतलब कि इसमें बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, क्लियर है, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होगा कि इट कंटेन्स infinite even natural numbers. So it contains infinite even natural numbers, full stop, क्योंकि इसमें बहुत सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। देयरफॉर यहां लिखेंगे आप, देयरफॉर कॉमा it is not an empty set। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो उसका आंसर हमने इसको हमने रिप्रेजेंट किया सेट ए से। सो सेट ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 अप टू सो ऑन आएगा। ठीक है। सो इट कंटेन्स इनफाइनाइट इवन नेचुरल नंबर्स, इसमें बहुत सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। देयरफॉर इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, इसीलिए ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्लियर हो गया। एक बार देख लीजिए, अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आपको सॉल्व करके बताना है। समझ में आ गया ये, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पार्ट इसका सेकेंड पार्ट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इसका सेकेंड पार्ट क्या होगा, चलिए अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड जो है उसको हम मान लेते हैं बी, मान लेते हैं बी सेट। सो क्या पूछा है, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। तो ये बताइए ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जो कि इवन है। तो क्या होगा, यहां पर क्या आएगा, ओनली 2 आएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ओनली 2 आएगा, बिकॉज 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। समझ में आ गया। सो इसका मतलब क्या है कि इट इज, यहां लिखेंगे इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये भी एक एम्प्टी सेट नहीं है। समझ में आ गया। सेकंड वाला सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, तो उसमें क्या आ रहा है, b इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2, तो इसमें एक एलिमेंट कंटेन है, सो इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड वाले को मैं c मान लेता हूं। तो क्या है, ये दिया है x सच दैट x² - 2 इज इक्वल टू 0, और x बोल रहा है रेशनल होना चाहिए, x रेशनल नंबर होना चाहिए। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, x² - 2 इज इक्वल टू 0, x² - 2 इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप में ये कर्ली ब्रैकेट रहेगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो x² इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, -2 राइट हैंड साइड में। अब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ±√2, x की दो वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू एक बार +√2 और यहाँ पर एक बार x इज इक्वल टू -√2, ये एक बॉक्स के अंदर और ये दूसरे बॉक्स के अंदर। ठीक है। सो x इज इक्वल टू +√2, x इज इक्वल टू -√2। तो अब मुझे बताओ √2 जो है वो है इरेशनल नंबर, क्यू डेज का मतलब इरेशनल नंबर, -√2 इज आल्सो इरेशनल नंबर। तो अब पूछा क्या है, हमको x बोला है रेशनल होना चाहिए। तो अब बताइए कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशंस को। x क्या होना चाहिए बोल रहा है रेशनल, लेकिन x क्या आ रहा है इरेशनल नंबर, यहां पे x क्या आ रहा है इरेशनल नंबर, q डेज का मतलब इरेशनल नंबर होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉमा इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज एन एम्प्टी सेट, इट इज एन एम्प्टी सेट, फुल स्टॉप। समझ में आ गया। देयरफॉर इट इज एन एम्प्टी सेट, मतलब जो ये थर्ड सेट है, ये जो थर्ड सेट है
जिसको हमने सी माना है, ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है। समझ में आ गया एम्प्टी सेट क्यों हुआ। चलिए अब उसके बाद फोर्थ वाला बता देता हूं, फोर्थ वाला एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं। फोर्थ वाला क्या होगा, ये फोर्थ, तो फोर्थ को हम सेट डी मान लेते हैं। अब देखते हैं x इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब मुझे आप ये बताइए, एज जब कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, सपोज ये एक लाइन है, इसको हम स्मॉल एल मान लेते हैं और दूसरा एक लाइन मान लेते हैं स्मॉल एन। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन को हमेशा स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो अब बताइए, दो लाइन जब आपस में पैरेलल होंगी, दो लाइन जब आपस में पैरेलल होंगी तो कोई भी पॉइंट कॉमन होता है क्या उसमें, बोल रहा है कि x इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। क्या दो पैरेलल लाइंस के बीच कोई भी पॉइंट कॉमन होती है क्या, तो क्या लिखेंगे, तो यहां लिखना, यहां पर क्या होगा, ये कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता तो ये फाई आएगा, ये फाई हो जाएगा। रीजन क्या लिख सकते हैं, रीजन क्या लिख सकते हैं, यहां रीजन लिखेंगे नो पॉइंट इज कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, एनी टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, फुल स्टॉप। यहां मैंने क्या लिखा, नो पॉइंट इज कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉमा इट इज एन empty set, it is an empty set, full stop। समझ में आ गया। फोर्थ वाला क्या कॉन्सेप्ट था, फोर्थ वाला क्वेश्चन था, इसको जो हमने डी माना है, सेट डी माना है, इसको सेट ए माना था, सेट बी, सेट सी, सेट डी। सो क्वेश्चन था x such that x is a point common to any two parallel lines। तो हमको पता है no point is common to any two parallel lines, फुल स्टॉप, देयरफॉर इट इज एन एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई भी ये इसमें एलिमेंट नहीं है। समझ में आ गया। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे इसको लिखने का तरीका क्या है। मैंने क्या बोला था आपको, जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहेगा उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। सो अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए आपकी और स्पीड से लिखना है, स्पीड भी मेंटेन होना चाहिए आपका और अच्छी क्वालिटी की राइटिंग भी होनी चाहिए। समझ में आ गया, नीट एंड क्लीन, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपके क्लास में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ताकि आने वाले वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। समझ में आ गया। इसको रब किया जाए, चलिए इसको रब कर देता हूं मैं। चलिए अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन 1 कराया था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, which of the following sets are empty, which of the following sets are empty, ठीक है। पहला पार्ट, सेट A is equal to curly bracket x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 1
curly bracket close, second b is equal to curly bracket के अंदर एक such that 3x plus 1 is equal to 0 and x belongs to natural number. Third, c is equal to x such that 2 is less than x is less than 3 and x belongs to natural number. क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए इसको अब सॉल्व करके देखते हैं। अब ये 3 पार्ट है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी। तो आपको 3 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन में। पहला दिया है सेट ए क्या दिया है कर्ली ब्रैकेट के अंदर x such that x नेचुरल नंबर होना चाहिए और x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। b इज इक्वल टू, ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, b इज इक्वल टू x such that 3x plus 1 is equal to 0 और x belongs to क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। c is equal to कर्ली ब्रैकेट के अंदर x और x such that 2 is less than x is less than 3 और x belongs to नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब अपने को बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सेट एम्प्टी होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता दे रहा हूं। तो यहां पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहला a इज इक्वल टू, अब मुझे बताइए x नेचुरल नंबर बोल रहा है और x बोल रहा है 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 1 हो सकता है या 1 से छोटा? तो आंसर क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1। अब बताइए a में एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। समझ में आ गया, पहला पार्ट क्लियर है। अब सेकंड क्या बोल रहा है, b इज इक्वल टू, अब बताना है, बोल रहा है x such that 3x plus 1 is equal to 0। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x plus 1 is equal to 0 को सॉल्व करते हैं। इंप्लाइज, हमेशा सेकेंड स्टेप से इंप्लाइज लगता है जब इक्वेशन हो, इक्वेशन के नेक्स्ट स्टेप से हमेशा इंप्लाइज लगता है। ये क्या हो जाएगा, 3x is equal to -1 हो जाएगा और यहाँ से x is equal to -1/3, x की वैल्यू आ गई -1/3 और x बोल रहा है नेचुरल नंबर, बट यहाँ पर इंप्लाइज क्या लिखेंगे, -1/3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ, कैसे लिखना है, देखिए नॉट द एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, ये ऐसा एप्सिलॉन और उसको ऐसा काट देना है। तो 1/3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, जबकि बोला क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब जो सेट बी है वो क्या आ रहा है, नल सेट है, वाइड सेट है, एम्प्टी सेट है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज एन एम्प्टी सेट, इट इज एन एम्प्टी सेट। ये बी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। समझ में आ गया। अब थर्ड इसका पार्ट सॉल्व करते हैं। अब क्या बोला है, c इज इक्वल टू, अब बोल रहा है c में क्या है, एक एलिमेंट है x और x क्या है, 2 से ग्रेटर है। x क्या बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3 और x बोल रहा है नेचुरल नंबर। तो कोई नेचुरल नंबर है क्या जो 2 से बड़ी तो है लेकिन 3 से छोटी भी है? तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। सी भी क्या हो जाएगा, नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट। मींस यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज एन एम्प्टी सेट। तो समझ में आ गया, एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो व्हाट इज एम्प्टी सेट, मैंने क्या बताया था कि एम्प्टी सेट क्या होता है और उस पर कॉन्सेप्ट मैंने, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराया। उम्मीद करता हूं कि आपको एम्प्टी सेट क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ दिक्कत होगा तो जरूर अपना प्रॉब्लम्स आप मेरे साथ शेयर करें। क्लियर है, चलिए समझ में आ गया ये।
ये क्वेश्चन था और ये पूरा सॉल्व करने का तरीका था। एक बार आप समझते जाएंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व की जाती है। क्लियर है? चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, अगला कॉन्सेप्ट है सिंगलटन सेट। अगला कॉन्सेप्ट है सिंगलटन सेट क्या होता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, सिंगलटन सेट क्या होता है। तो अब इसका डेफिनेशन लिखना है, अ सेट consisting of a single element comma is called a singleton set। फुल स्टॉप। इसके दो एग्जांपल में बता दे रहा हूं आपको, ये भी लिखवा दे रहा हूं। एग्जांपल में क्या क्या आएंगे, ये सब एग्जांपल्स में लिखवा दे रहा हूं आपको, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। चलिए आप लिखिए फटाफट। हाँ, तो अगर क्वेश्चन अगर आएगा व्हाट इज सिंगलटन सेट, अगर क्वेश्चन अगर आता है या कोई भी आपको पूछता है तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि सिंगलटन सेट क्या होता है। तो लिखेंगे अ सेट कॉमा कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। ऐसा कोई भी सेट जिसमें कि एक ही एलिमेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। एग्जांपल अब देखिए, ये कोई भी एक सेट है उसमें सिंगल एलिमेंट है 0, कोई दूसरा कोई एक सेट है उसमें एक सिंगल एलिमेंट है 5, एक और कोई सेट मान लिए जिसमें सिंगल एलिमेंट है -7। तो देखिए ये सिंगल एलिमेंट है, इसमें इस सेट में भी सिंगल एलिमेंट है, इस सेट में भी सिंगल एलिमेंट है। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मतलब सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से, और उसके एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए सिंगल एलिमेंट, यहां भी सिंगल एलिमेंट, यहां भी सिंगल एलिमेंट, मतलब ये जो तीनों जो सेट हैं वो किसके एग्जांपल हैं, सिंगलटन सेट के एग्जांपल हैं। अब जैसे एक और हमने सेट यहां पर डिस्क्राइब करते हैं, बोल रहे हैं कि सेट A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर x सच दैट x प्लस 8 0 हो और x बिलोंग्स टू इंटीजर। कैपिटल Z का मतलब इंटीजर होता है और कैपिटल I का मतलब भी इंटीजर होता है। किसी टेक्स्ट बुक में या किसी भी टेक्स्ट बुक हो सकता है, वो बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं, किसी में कैपिटल Z का मतलब भी इंटीजर है, कैपिटल I का मतलब भी इंटीजर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -8। अगला स्टेप में इंप्लाइज, मैं हमेशा आपको बोला हूं कि इक्वेशन के अगले स्टेप में इंप्लाइज लगता है। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -8, और -8 किसको बिलोंग करता है, z को बिलोंग कर रहा है। -8 इज एन इंटीजर। सो अगला स्टेप में इंप्लाइज करके हम a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, -8 लिख सकते हैं। अभी बताइए सेट A में एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है -8, इसका मतलब जो सेट A है वो भी क्या है, सिंगलटन सेट है। समझ में आ गया व्हाट इज सिंगलटन सेट? क्लियर है? चलिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ हूं, मिल करके कुछ अच्छा करते हैं और मैथ्स को फोड़ेंगे जरूर, बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, कुछ भी दिक्कत होता है आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, मिल करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सिंगलटन सेट क्लियर हो गया।
चलिए अब इसको मैं रब कर देता हूं। सिंगलटन सेट क्या होता है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप जो है ना मेरे साथ साथ लिखते जाएं, समझते जाएं। अगर ऐसा कर सकते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ऐसा हैबिट नहीं है तो हैबिट डेवलप कर लीजिए, और अगर नहीं जमता है ऐसा तो पहले वीडियो देखिए, समझिए, फिर नोट डाउन करिए जो भी है। क्लियर है, आपको जो ठीक लगता है। चलिए इसको अब मैं रब कर देता हूं। चलिए अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट क्या होता है। व्हाट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है ये अपने को पढ़ना है। तो चलिए इसके बारे में लिख लीजिए आप लोग, क्या होता है फाइनाइट सेट। तो यहां लिखना है अ सेट which consists of a definite number of which consists of a definite number of elements is called a finite set। फुल स्टॉप। इसके दो एग्जांपल में लिखवा दे रहा हूं मैं आपको। जैसे सेट A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4। उसके बाद सेट B इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये दो एग्जांपल मैंने अभी आपको लिखवाया। चलिए अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए अगर क्वेश्चन कोई आपसे पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट से आप क्या समझते हैं, तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे। अ सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ऐसा कोई भी सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, उस सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे सेट ए मैंने माना, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। समझ में आ गया। सो सेट ए कंटेन्स some definite number of elements, that's why set A is said to be finite set। set A को हम finite set क्यों बोलेंगे, भाई finite set। finite set इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट्स कंटेन्ड हैं, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। समझ में आ गया। सो दैट्स व्हाई सेट A is finite set। अब B देख लेते हैं। B में क्या दिया हुआ है, x such that x square is equal to 25। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। सो x is equal to प्लस माइनस रूट 25। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। हमेशा मैं बोला हूं इक्वेशन के सेकेंड स्टेप से हमेशा इंप्लाइज लगता है। सो x is equal to प्लस माइनस 5। इसका मतलब b is equal to, यहां पर इंप्लाइज b is equal to करली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट्स आएगा 5 और दूसरा एलिमेंट्स आएगा प्लस 5। समझ में आ गया। ये हमको दिया था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है। मैंने आपको समझाया था इसके पहले वाले वीडियो में कि सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो लिखा है ये रोस्टर फॉर्म है, ये जो लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर को मैंने लास्ट में फिर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। एक्सक्यूज मी। सो इसका मतलब B जो होगा, B में कितने एलिमेंट्स आए, 2 एलिमेंट्स आए, -5 और 5। इट मींस वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। दैट्स व्हाई सेट B इज सेड टू बी फाइनाइट सेट। समझ में आ गया। फाइनाइट सेट क्या होता है, क्लियर हो गया। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं।
उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। होप उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाएं। सो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कार्डिनल नंबर क्या होता है। अगला कॉन्सेप्ट है कार्डिनल नंबर क्या होता है। व्हाट इज कार्डिनल नंबर, व्हाट इज कार्डिनल नंबर। तो चलिए लिखिए कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो यहां लिखेंगे द नंबर ऑफ distinct elements in a finite set A is called cardinal number, is called cardinal number of set A, and it is denoted by n, और यहां पर ब्रैकेट के अंदर a लिखना है, और अगर a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में -3, -1, 8, 10, 13 है, तो यहां पर NA इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज कार्डिनल नंबर, तो आप कैसे उसको बताएंगे कार्डिनल नंबर होता क्या है। तो क्या बताएंगे, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए। हमने कोई सेट मान लिया, उस सेट को हमने नाम दे दिया ए, और ए क्या है, फाइनाइट सेट है। समझ में आ गया। हमेशा आप याद रखेंगे कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट का ही आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। सो कार्डिनल नंबर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स, एक जैसे नहीं, अलग अलग एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, एंड इट इज डिनोटेड बाय NA। n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट A में। सो n करके ऐसा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर A लिखना है। जैसे कोई सेट A है और सेट A में कौन कौन से एलिमेंट हैं, -3 है, -1 है, 8 है, 10 है, 13 है। तो अब बताइए कितने एलिमेंट्स हुए, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, Na इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5। Na इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 5 मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। समझ में आ गया। सो ये था कॉन्सेप्ट कार्डिनल नंबर का। कार्डिनल नंबर होता क्या है और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। कुछ भी प्रॉब्लम होता है बच्चों तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे वीडियो के कि सर हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आया। बकायदा पूरा मेंशन करेंगे कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, कौन सा टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। क्लियर हो गया। चलिए तो ये सब आप लिख लेंगे, समझ में आ गया। चलिए इसको अब मैं रब कर देता हूं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं पूरा। चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट सेट। अगला क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, इनफाइनाइट सेट। क्या होता है इनफाइनाइट सेट। अगला कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट
सेट। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए इसका मैं इसके बारे में लिखवा दे रहा हूं मैं आपको, क्या क्या लिखना है इसमें। तो आप लिखेंगे अ सेट which consist of infinite number of elements is called an infinite set। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा लिखवा दे रहा हूं। तो यहां पर लिखेंगे आप सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ natural numbers is an infinite set। और इसको हम क्या बोलते हैं, उस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में 1 4 9 16 25 डेज। क्लियर है? चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि इनफाइनाइट सेट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट सेट। अगर कोई भी आपको पूछता है कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो बोलेंगे अ सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा कोई भी सेट जिसमें कि बहुत सारे एलिमेंट्स हो। अ सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा कोई भी सेट जिसमें कि अनगिनत, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, उतने ही सारे एलिमेंट्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल में आपने बता दिया। एग्जांपल मैंने क्या लिया, इसके वैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया ताकि आपको समझा सकूं। सो अ सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट। कैसे, नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो 1 का कितने सारे नेचुरल नंबर्स हैं, कैन यू काउंट हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, नो, हम काउंट नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। सो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं तो उनका स्क्वायर्स भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ये पूरा डेज पूरा एंडलेस जाती जाएगा। सो यहां पर जो डिस्क्राइब किया गया है, क्या डिस्क्राइब किया गया है, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर को हम अगर लिस्ट करें, तो लिस्टिंग जब करेंगे तो ये किसका एग्जांपल है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। समझ में आ गया व्हाट इज इनफाइनाइट सेट। कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं, आपको कोई बोलेगा कि एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो तो आप एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड। मैं आपको अभी 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूं तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, which of the following sets are finite
and which are infinite, question mark. First, set of concentric circles in a plane. Second, the set of lines which are parallel to the x-axis. Third, the set of animals living on the earth. Fourth, the set of circles passing through the origin 0,0. चलिए अब इसको क्वेश्चन क्या है एक बार वापस एक्सप्लेन कर देते हैं। सो क्वेश्चन पूछा है which of the following sets are finite and which are infinite। आपको यहां पर 4 सेट्स दिए हुए हैं, आपको यह बताना है कि इसमें से कौन फाइनाइट सेट होगा और कौन इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर है? चलिए इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सॉल्यूशन, और सबसे पहला अब ये बताइए आप लोगों ने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स समझते हो क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? और जैसे ये प्लेन है, इसको अपन प्लेन मान सकते हैं, ये प्लेन है। प्लेन में बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कितने हो सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक हो, रेडियस अलग अलग। जैसे कि ये सेंटर है, ये एक सर्कल हुआ, ये आउटर सर्कल, दोनों का सेंटर एक है लेकिन रेडियस अलग अलग है। क्लियर है? ये बताइए यहां पर मैं ये भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं, सेंटर, उसी को सेंटर यूज करके। ये भी एक सर्कल में ड्रॉ कर सकता हूं, ये भी मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। तो इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट मैनी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन ए प्लेन। इसका मतलब ये जो सेट हुआ, ये जो है ना, ये क्या है, फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? कितने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे किसी प्लेन में? इनफाइनाइट होंगे। इसका मतलब क्या लिखेंगे? देयर आर, यहां लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, देयर आर इनफाइनाइट concentric circles in a plane, full stop। therefore comma given set, जो given set होगा, given set is infinite, given set is इनफाइनाइट। जो दिया हुआ सेट है वो क्या है? इनफाइनाइट। क्या लिखा रीजन पहले का? देयर आर इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स
बहुत सारे इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं इन ए प्लेन में, फुल स्टॉप। देयरफॉर गिवन सेट इज इनफाइनाइट, गिवन जो सेट है वो क्या है, इनफाइनाइट है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत? चलिए, ये पहला वाला कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा वाला, इसको मैं रब कर दूं, इसको आप समझ सकते हो, लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। चलिए अब सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं, सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसका सेकेंड पार्ट। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, कैपिटल एक्स 0, कैपिटल एक्स डेस, कैपिटल वाई 0, कैपिटल वाई डेस। अब ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस। तो क्या पूछा है, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे कितने लाइंस हो सकते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो देखिए ये भी एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये भी 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 लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका मतलब बहुत सारे लाइंस होंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहां पर लिखेंगे there are infinite lines, there are infinite lines which are parallel to the x axis, which are parallel to the x axis। तो यहां पर क्या लिखेंगे, therefore, यहां लिखेंगे therefore comma given set, therefore comma given set is infinite। given set जो है वो क्या है, infinite। क्या लिखेंगे, there are infinite lines which are parallel to the x axis, full stop, therefore comma given set is infinite। ये जो सेट है वो क्या है, इनफाइनाइट है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, सेकंड वाला क्लियर है। चलिए इसको अब रब कर देता हूं मैं, समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए इसको रब कर देते हैं आप। चलिए अब थर्ड वाला, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है, देखिए द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब ये बताइए मुझे, क्या आप एनिमल्स को, जो एनिमल्स है, कोई भी सेट के एनिमल्स, उसको अर्थ पर आप काउंट कर सकते हैं कि नहीं? क्लियर है, हम क्या एनिमल्स को क्या हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं, ये मुझे आप लोग बताएंगे। तो बताइए, यस कर सकते हैं, वी कैन काउंट द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। जैसे आपको पता है कि इंडिया में कितने नंबर ऑफ एलिफेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है, नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लायंस कितने हैं, नंबर ऑफ बेफेलोस कितने हैं, नंबर ऑफ, मतलब डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं उनको हमने कैटेगराइज कर दिया है। सो वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, वी कैन, यहां पर लिख सकते हैं वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एनिमल्स, we can count the number of animals on the earth of a given set, किसी पर्टिकुलर सेट के, मतलब कोई भी गिवन सेट है, उस सेट के जो एनिमल्स है उसको आप काउंट कर सकते हो। वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ ऑफ ए गिवन सेट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, therefore comma
गिवन सेट इज फाइनाइट, गिवन सेट इज फाइनाइट, गिवन देयरफॉर गिवन सेट क्या है, फाइनाइट है। मैं वापस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ ऑफ ए गिवन सेट, किसी भी मतलब कि पर्टिकुलर सेट ऑफ एनिमल्स को आप काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या होगा, ये जो दिया है थर्ड सेट वो क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब फोर्थ वाला एक्सप्लेन करते हैं। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला क्या होगा वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं। फोर्थ, अब क्या पूछा है, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। चलिए इसको एक बार एक्सप्लेन करके देखते हैं। कैपिटल X 0, कैपिटल X डेस, कैपिटल Y 0, कैपिटल Y डेस। अब क्या पूछा है, ये है 0,0, इट इज ओरिजिन, सो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0,0। अब इस ओरिजिन से पास होने वाली ऐसे कितने सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये हुआ, एक सर्कल ये हुआ, एक सर्कल ये हुआ, समझ में आ गया। एक सर्कल ऐसा भी हो सकता है, एक सर्कल ऐसा भी हो सकता है, एक सर्कल ऐसा भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं जो ओरिजिन से पास होके जा सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। सो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे देयर आर infinite circles, there are infinite circles passing through the origin, मतलब origin 0,0, ये फुल स्टॉप। यहां पर क्या होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, ओरिजिन से पास होने वाली बहुत सारे सर्कल्स हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर, यहां लिखेंगे देयरफॉर कॉमा गिवन सेट इज इनफाइनाइट, Therefore given set is infinite, मतलब ये जो सेट दिया हुआ है ये क्या है, इनफाइनाइट है। समझ में आ गया। तो वापस एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, which of the following sets are finite and which are infinite। बताना था कि कौन सा सेट फाइनाइट होगा और कौन सा सेट इनफाइनाइट होगा। इसमें 4 पार्ट दिए थे, आपको एक्सप्लेन करके बताना था कि कौन सा सेट फाइनाइट होगा और कौन सा सेट इनफाइनाइट होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। सो इसको अब रब कर दिया जाए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं, इसको रब करें। चलिए चलिए अब अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, which of the following sets are finite and which are infinite। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक सच दैट
x belongs to real number such that 0 is less than x is less than 1, curly bracket close. Second, curly ब्रैकेट के अंदर x belongs to integer such that x is less than 5. थर्ड दिया हुआ है the set of positive integers, the set of positive integers greater than 100. फोर्थ दिया हुआ है the set of prime numbers, the set of prime numbers less than 99, less than 99. ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, समझ में आ गया? तो चलिए अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं वापस से। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन बोला है which of the following sets are finite and which are infinite. आपको यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको 4 सेट्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन फाइनाइट सेट है और कौन इनफाइनाइट सेट है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहला पार्ट, अब देखिए यहां बोल रहा है कि x होना चाहिए रियल नंबर। क्या होना चाहिए? x क्या होना चाहिए? रियल नंबर। अब बताना है कि ऐसे कितने रियल नंबर्स हैं जो 0 से तो बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए, हमने क्लास 9th में पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। ये हमारा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। सो 9th क्लास का पहला चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम में हमने ये पढ़ा है कि कोई भी दो गिवन नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रियल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अपने को लिखना है वी नो दैट, यहां लिखना है वी नो दैट देयर आर infinite real numbers, there are infinite real numbers between 0 and 1। यहां पर दो नंबर दिया 0 and 1। we know that there are infinite real numbers between 0 and 1, hence comma यहां लिखेंगे the given set is infinite। given set is क्या है? ये infinite, hence comma the given set is infinite। क्या लिखेंगे? we know that there are infinite real numbers between 0 and 1 full stop, hence the given set is infinite। जो गिवन सेट है ना वो इनफाइनाइट है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं, इसको मैं रब कर दूं, लिख लोगे आप लोग? ठीक है, चलिए इसको रब कर दिया जाए। अब इसका सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? x इज इंटीजर और जो 5 से छोटा हो। तो ये बताइए 5 से छोटा कौन कौन से इंटीजर है? 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू सो ऑन। सो इसका मतलब क्या लिखेंगे? देयर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स
there are infinite integers less than 5। 5 से छोटा बहुत सारे क्या है, इनफाइनाइट इंटीजर्स है। there are infinite integers less than 5 फुल स्टॉप। तो यहां क्या लिखेंगे, hence comma given set is infinite। given set is infinite, जो given set होता है वो क्या है, infinite होगा। समझ में आ गया। so there are infinite integers less than 5। 5 से छोटा बहुत सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। so given set is infinite, तो ये समझ में आ गया। ये एक्सप्लेन कर दिया मैं, ये एक्सप्लेन कर दिया। so ये गिवन सेट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। इसको आप लिख सकते हैं। चलिए इसको भी रब कर दिया जाए। इसको अब रब कर दे रहा हूं मैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट में क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो बताइए 100 से बड़ा ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 101, 102, 103, 104, 105, 106 अप टू सो ऑन। समझ में आ गया। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं there are infinite positive integers, there are infinite positive integers greater than 100। तो यहां पर क्या लिखेंगे, hence comma the given set, hence comma the given set is, जो given set दिया है, ये जो सेट है वो क्या है, is infinite। the given set is infinite, hence comma the given set is infinite। जो given set है वो क्या है, infinite है। समझ में आ गया। कोई भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, इसको रब कर देते हैं। इसको रब कर दिया जाए। समझ में आ गया। चलिए इसको रब कर देता हूं मैं। अब देखिए थर्ड एक्सप्लेन कर दिया, फोर्थ वाला पार्ट। अब फोर्थ क्या पूछा है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब बताइए 99 से छोटा जो प्राइम नंबर्स है, क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वी कैन काउंट द प्राइम नंबर्स, we can count the prime numbers less than 99। आप 99 से कम जो भी प्राइम नंबर्स हैं उसको आप काउंट कर सकते हो। प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 2 से। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। 7 प्राइम नंबर है, 7 के बाद 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 13 के बाद 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 19 के बाद 23 प्राइम नंबर है। तो ऐसे आप जो है ना 99 से कम जो भी प्राइम नंबर है उसको आप काउंट कर सकते हो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वी कैन काउंट द प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको आप काउंट कर सकते हो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, hence comma the given set is finite। given set क्या होगा, फाइनाइट होगा। फाइनाइट मींस डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हैं। सो वी कैन काउंट द प्राइम नंबर्स लेस देन 99, hence comma given set is finite। समझ में आ गया। तो ये फाइनाइट सेट होगा, ये इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट।
सो ये क्वेश्चन का तरीका, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसका तरीका, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लिखना कैसे है उसका तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसको रब करें, अब अगले कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा इक्विवेलेंट सेट्स, इसको रब कर दें। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट आप लोग लिखिए, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट लिखिए आप लोग, व्हाट इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो यहां पर लिखेंगे आप, यहां आप लिखेंगे टू सेट्स A and B are said to be equivalent, or said to be equivalent if their cardinal numbers are same। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू मान लेते हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, और कैपिटल B इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में कितने हैं 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में कितने हैं 4। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A is equal to number of elements in B, hence comma A and B are equivalent sets, अब देखिए, अब मैं वापस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट्स, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। टू सेट्स A एंड B, कोई भी दो सेट्स है, एक सेट A है एक सेट B है, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, उनको हम इक्विवेलेंट तभी बोलेंगे इफ देयर कार्डिनल नंबर्स, अगर उनकी कार्डिनल नंबर्स, इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर कार्डिनल नंबर्स, इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B अगर दोनों इक्वल हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, A और B को इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। एग्जांपल सेट A ले लेते हैं, सेट A में 4 एलिमेंट्स हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। सेट B में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब बताइए सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 4, B में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं, ये भी 4 है। आगे का डायलॉग कैसे लिखे, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, hence A and B are equivalent sets। A और B क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इक्विवेलेंट सेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको रब करके आपको इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं। इसको रब कर दिया जाए और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए,
ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में यहां लिखता हूं, क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम द following sets given below comma pair the equivalent sets अब A दिया हुआ है करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3, B दिया है करली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल t स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r स्मॉल s। कैपिटल C के अंदर दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा। कैपिटल D के अंदर दिया हुआ है स्मॉल a स्मॉल e स्मॉल i स्मॉल o स्मॉल u। क्लियर है? अब हमको बताना है कि इसमें से कौन कौन इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। देखिए सेट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स, आपको 4 सेट्स दिए हुए हैं A B C D गिवन बिलो, नीचे में दिए हुए हैं पेयर द इक्विवेलेंट सेट्स, मतलब कौन कौन इक्विवेलेंट सेट्स हैं ये आपको बताना है। तो देखिए A में कितने एलिमेंट्स हैं 3, सो यहां पर हम क्या लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में कितना है 3 है। अब देखिए B में कितने एलिमेंट्स हैं T P Q R S है 1 2 3 4 5, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं 5 है। अब देखिए यहां अल्फा बीटा गामा आर ग्रीक अल्फाबेट्स या ग्रीक लेटर्स। सो C में कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स हैं। C में कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स हैं। अब देखो D सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D कितना है 5। अब देखेंगे फ्रॉम अबव हम कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D। ऐसा लिखना है फ्रॉम अबव हम क्या लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D। देखिए A में जितने एलिमेंट्स हैं उतना C में है, B में जितना एलिमेंट्स है उतना D में है। तो यहां पर क्या लिखेंगे hence comma A and C are equivalent, A and C are equivalent, और यहां लिखेंगे B and D are equivalent, यहां भी फुल स्टॉप यहां भी फुल स्टॉप। तो समझ में आ गया, यहां क्या लिखेंगे hence comma A and C are equivalent फुल स्टॉप, B and D are equivalent फुल स्टॉप। तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था देख लीजिए और इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और उसको सॉल्व हम कैसे करते हैं ये आप देख लीजिए तरीका। समझ में आ गया? ठीक है, इसको रब किया जाए। चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है हमारा इक्वल सेट्स क्या होते हैं। अगला क्या कॉन्सेप्ट है इक्वल सेट्स क्या होते हैं।
इक्वल सेट्स क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं इक्वल सेट्स क्या होता है। तो यहां लिखना है टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements, and we write it as A is equal to B। ठीक है, A is equal to B। अब इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं समझने के लिए। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। A is equal to हम मान लेते हैं यहां पर A B C D और B is equal to हम मान लेते हैं C D B A, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और यहां पर A इज इक्वल टू B होगा। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर इक्वल सेट्स, तो यहां पर डेफिनेशन क्या लिखा गया है, टू सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल। कोई भी दो सेट्स को हम इक्वल कब बोलते हैं, if they have exactly the same elements and we write it as A is equal to B। जैसे एग्जांपल के लिए A के में एलिमेंट्स क्या है, A है, B में भी एलिमेंट्स A है, A में एलिमेंट्स B है, B में भी एलिमेंट्स B है, A में एलिमेंट C है, B में भी एलिमेंट C है, A में एलिमेंट D है, B में भी एलिमेंट D है। तो देखिए A में जो भी एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स B में भी हैं, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में है। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A जितने हैं उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में भी है। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब ये समझे all equal sets are also equivalent, क्या मैं यहां पर लिखा all equal sets are also equivalent, but all equivalent sets are not necessary equal sets। समझ में आ गया मैं क्या लिखा हूं, all equal sets are also equivalent but all equivalent sets are not necessary equal sets। मतलब जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं सभी इक्विवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन जितने भी इक्विवेलेंट सेट्स हैं जरूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट्स भी हों। तो समझ में आ गया व्हाट आर इक्वल सेट्स, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, चलिए इसको रब करके मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूं तो आपको और समझ में आएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इसको रब कर दिया जाए। चलिए इसको रब कर देता हूं मैं। चलिए इस पर बेस एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो।
चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पर। क्वेश्चन है फ्रॉम द following sets, comma, select equal sets, select equal sets। ठीक है, चलिए यहां पर A दिया हुआ है, A में 2 4 6 8, यहां पर B में दिया हुआ है 1 2 3 4 5, यहां पर C में दिया हुआ है -2 4 6 8, यहां D में दिया हुआ है 2 3 5 4 1, और E में दिया हुआ है 8 6 2 4। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्या पूछा है? फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स, कॉमा, सेलेक्ट द इक्वल सेट। आपको इक्वल सेट क्या करना है? सेलेक्ट करना है। अब देखते हैं, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सेट सी में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सेट डी में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सेट ई में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि इक्वल सेट्स कौन कौन सा होगा। चलिए वन बाय वन चेक करते हैं। क्या ए का हर एक एलिमेंट में, ए का हर एक एलिमेंट और बी का हर एक एलिमेंट, पहले ए को मैं बी से क्या कर रहा हूं? चेक कर रहा हूं। क्या ए का हर एक एलिमेंट और बी का हर एक एलिमेंट मैच हो रहा है? यहां 2 है, यहां भी 2 है, यहां 4 है, यहां भी 4 है, यहां 6 है, यहां 6 नहीं है। रिजेक्ट, ए और बी इक्वल सेट नहीं होंगे। अब ए को सी के साथ चेक करता हूं, यहां 2 है, यहां पर 2 नहीं है, ए और सी भी इक्वल सेट नहीं होंगे। अब ए को डी के साथ मैच करके देखता हूं, यहां 2, यहां 2, यहां 3, यहां 3 नहीं है, इसका मतलब ए और डी भी इक्वल सेट नहीं होंगे। अब ए को ई के साथ चेक करते हैं, यहां 2, यहां 2, यहां 4, यहां 4, यहां 6, यहां 6, यहां 8, यहां 8। तो इसका मतलब क्या है? ए और ई दोनों इक्वल सेट्स होंगे। समझ में आ गया? चलिए अब बी को ए के साथ हमने चेक कर लिया, बी को सी के साथ चेक करते हैं। यहां 1, यहां 1 नहीं है, बी और सी इक्वल सेट नहीं होंगे। बी और डी को चेक कर लेते हैं, यहां 2, यहां 2, यहां 1, यहां 1 नहीं है, बी और डी भी इक्वल सेट्स नहीं होंगे। बी को ई के साथ चेक कर लेते हैं, यहां 1 है, यहां 1 नहीं है, बी और डी भी इक्वल सेट्स नहीं होंगे। चलिए अब सी को डी के साथ चेक करते हैं, यहां -2, यहां -2 नहीं है, सी और डी भी इक्वल सेट्स नहीं है। सी और ई को चेक कर लेते हैं, यहां -2, यहां -2 नहीं है, मतलब सी और ई भी इक्वल सेट्स नहीं होंगे। डी और ई को चेक कर लेते हैं, यहां 2, यहां 2, यहां 3, यहां 3 नहीं है, इसका मतलब कि डी और ई भी इक्वल सेट्स नहीं होंगे। सो ओनली इक्वल सेट्स कौन कौन से होंगे? ए और ई। तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स सेलेक्ट इक्वल सेट्स। कौन कौन से इक्वल सेट्स होंगे ये आपको क्लियर हो गया, समझ में आया इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको रब कर देते हैं, इसको रब करते हैं। चलिए और आखिरी क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं इक्वल सेट का। इस टॉपिक का सबसे आखिरी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको रब कर दे रहा हूं मैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है
are the following pairs of sets equal। ये क्वेश्चन दिया है। पहला a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2,3 और यहां पर b दिया हुआ है एक सच दैट x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। ये करली ब्रैकेट समझ में आ गया। चलिए इसको अब सॉल्व करके देखते हैं क्या a और b इक्वल सेट्स हैं कि नहीं। a में हमारे पास आ चुके हैं, हमारे पास दो एलिमेंट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। b इज इक्वल टू क्या क्या आएगा उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। आपने 10th क्लास में पढ़ा है। या तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, और इसको हम किस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो अगर आप इसको मैं डिटेल से सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे इंप्लाइज करके, सो b की दो एलिमेंट्स आएगी -2 और -3, मींस x की दो वैल्यू आएगी -2 और -3। अब बताइए a यहां a में क्या क्या एलिमेंट्स हैं 2 और 3, b में क्या है -2 और -3। तो यहां पर क्या है a इज नॉट इक्वल टू b। समझ में आ गया, क्योंकि a का हर एक एलिमेंट्स मतलब a एंड b डू नॉट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। a and b are not equal sets because both do not have exactly the same elements। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, ये पहला पार्ट। अब इसका एक और पार्ट है, इसी का एक और सेकंड पार्ट भी है। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, अब सेकंड पार्ट भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए इसको एक रफ कर देते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट में बोल रहा है, क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में बोल रहा है इसमें a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर एक सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड। यहां पर वर्ड जो है फॉलो दिया हुआ है, सब कैपिटल में है, फॉलो, करली ब्रैकेट बंद, और बी करली ब्रैकेट के अंदर y सच दैट y इज अ लेटर ऑफ द वर्ड उल्फ। ये उल्फ दिया हुआ है। अब बताना है कि a और b इक्वल सेट्स होंगे कि नहीं। क्लियर है? सो अगर वापस क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। यहां पर सेट a और सेट b दिया है, बताना है कि सेट a और b दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। a में क्या दिया है, a में दिया है x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। तो देखिए यहां पर a में क्या क्या लिख सकते हैं, वर्ड कौन कौन सा होगा, f होगा, यहां पर मैं f लिख दिया कैपिटल A, कॉमा, o यहां पर दो बार यूज हुआ है
सो उसको एक बार कंसीडर करते हैं। ओ एल 2 बार यूज हुआ है, एक बार कंसीडर करना है। बचा क्या यहां पर, W बचा। ठीक है, अब यहां पर B इज इक्वल टू, यहां W बोला है Y इज ए लेटर ऑफ द वर्ड उल्फ, यहां W, उसके बाद O, उसके बाद L, उसके बाद F। अब चेक करते हैं, यहां F है, यहां भी F है, यहां O है, यहां भी O है, यहां L है, यहां भी L है, यहां W है, यहां भी W है। क्लियर है? मींस बोथ सेट्स A एंड B हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। सो यहां पर क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू B। A और B जो है ना, मतलब सेट A और सेट B बोथ आर इक्वल सेट्स। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो ठीक है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारा, इक्वल सेट लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी करा दिया है। क्लियर है? सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि मेरी मेहनत, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बच्चों पढ़ना आपको है, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे वीडियो में पार्टिसिपेट करिए, मेरे वीडियो को देखिए और मुझे फीडबैक दीजिए। मुझे बताइए कि मेरा टीचिंग स्टाइल आपको कैसे लग रहा है, क्या मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। आप जैसा बोलेंगे, जिस तरीके से पढ़ना चाहेंगे, उस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ना आपको है, समझ में आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप जरूर हमारा वीडियो देखेंगे और फीडबैक देंगे, ताकि आने वाले वीडियो में मैं और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरी मेहनत और मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए और आप वीडियो देख सकें। क्लियर है? सो तो वीडियो समाप्त किया जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, खुश रहिए, जहां भी हो, जैसे भी हो, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। ठीक है? और मोटिवेटेड रहिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, बी पॉजिटिव।